Hello students, welcome to our current affair class. In this class, we will discuss some important current affairs. So 6 सितंबर 2024 के आज हम कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. In today's session, 6 सितंबर के करंट अफेयर्स में फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज. तो पहले कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज. कुछ राष्ट्रीय समाचार हम डिस्कस करेंगे. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम स्टार्ट हुई है, कोई इनिशिएटिव लिया गया है या कोई एमओयू साइन किया गया है. देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्टेट न्यूज, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई इनिशिएटिव किया है, कोई प्लान स्टार्ट किया है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उससे रिलेटेड न्यूज देखेंगे. देन बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज होंगी. सम न्यूज रिलेटेड टू डिफेंस, रक्षा न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सम स्पोर्ट्स, खेल समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें और कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. और लास्ट में हम अपने पूरे सेशन की समरी देखेंगे कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो अभी जो भारतीय तटरक्षक बल है, इंटरनेशनल कोस्टल गार्ड, उसने अभी 20th मीटिंग ऑफ हेड ऑफ एशियन कोस्टल गार्ड एजेंसी को अभी या उसमें पार्टिसिपेट किया है. तो न्यूज आ रही है इंडियन कोस्टल गार्ड से कि अभी भारतीय तटरक्षक बल ने 20वें HACGAM में भाग लिया. व्हाट इज HACGAM? हेड ऑफ एशियन कोस्टल गार्ड एजेंसी मीटिंग. और कहां पर मीटिंग कंडक्ट की गई है? ये मीटिंग कंडक्ट की गई है साउथ कोरिया में. कहां से कब तक चलेगी ये मीटिंग? 2 to 6 सितंबर से साउथ कोरिया में आयोजित की गई है. इसमें बेसिकली होता क्या है इस मीटिंग का? अब देखो क्या है, इंडियन कोस्टल गार्ड या फिर किसी भी कंट्री की कोस्टल गार्ड पार्टिसिपेट कर रही है तो इसका मतलब इस मीटिंग का मेजरली पर्पस क्या होगा? जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और जो कॉपरेशन है एशिया में, उसको क्या करना है? एनहेंस करना है. मतलब समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाना है एक दूसरे के सहयोग से. क्लियर? तो इसमें होगा क्या, एशिया भर की जो तटरक्षक एजेंसियां हैं वे महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करेंगी और उसके साथ साथ कुछ सहयोगात्मक प्रयासों को भी मजबूत किया जाएगा. तो सिंपल न्यूज है, इंडियन कोस्टल गार्ड ने अभी किस में पार्टिसिपेट किया है? HACGAM की मीटिंग में. ये कहां पर कंडक्ट हुई है? बेसिकली ये कंडक्ट की गई है साउथ कोरिया में. और कौन से नंबर की है? ये 20th नंबर की. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल न्यूज. सो अभी इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक MOU, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. और ये एग्रीमेंट किस चीज को लेके साइन हुआ है? ऑडिट सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों कंट्री मतलब भारत और UAE ने क्या किया है? एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो हमारा ऑडिट सेक्टर है उसको और ज्यादा इनहेंस किया जा सके तो उसके लिए इसको बेसिकली या इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है. सो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय भी है. न्यू रिलेशंस डेवलप हुए हैं, बायलैटरल रिलेशंस डेवलप हुए हैं इंडिया एंड USA के बीच में. और इसका मेजरली फोकस क्या होगा? जो भारत के ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट करना और सुशासन को बढ़ाए रखना. क्लियर? तो UAE और इंडिया ने क्या साइन किया है? ऑडिट कॉर्पोरेशन. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड न्यूज हमारी है नेशनल न्यूज से रिलेटेड. अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करी, हम कुछ नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे. सो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? 23rd लॉ कमीशन को मंजूरी दे दी है, जिसका शासनकाल कब से कब तक होगा? 2024 से 2027 तक. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो लॉ कमीशन है भारत के अंदर उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. इस बार भारत का कौन सा लॉ कमीशन सैंक्शन किया गया है?
23rd लो कमीशन सेंक्शन किया गया, जो कब से कब तक काम करेगा, 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2027 तक, मतलब 3 साल के लिए इसे बेसिकली सेंक्शन किया गया है या इसे मंजूरी दी गई है। इसका मेजरली पर्पस क्या होगा, ये बेसिकली भारत में हम कौन कौन से लीगल रिफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से कानूनी सुधार कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने लीगल सिस्टम को, कानूनी सिस्टम को, उसके ऊपर ये लो कमीशन काम करेगा। इसके अंदर क्या होगा, एक फुल टाइम चेयरमैन होगा, एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होगा, उसके साथ साथ 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे एंड एक सेक्रेटरी होगा, और उसके साथ साथ मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो लो कमीशन कंसिस्ट ऑफ फुल टाइम चेयरमैन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, अ सेक्रेटरी एंड अ 5 टाइम मेंबर्स। क्लियर। उसके साथ साथ ये जो लो कमीशन बनाया गया है, आयोग को वैश्वीकरण के खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर प्रभाव की जांच करने और हाशिए पे पड़े हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य भी सौंपा गया है। तो ये सब काम होंगे जो लो कमीशन के अंडर आएंगे या जिनको लो कमीशन करेगा। तो 23rd लो कमीशन अपॉइंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू फॉर 3 years। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। President delegated power to Delhi LG to constitute an authority और स्टैच्यूरी बॉडी। तो राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण या संवैधानिक निकाय का गठन करने के लिए शक्तियां सौंप दी हैं। तो कोई भी अथॉरिटी हो या कोई भी स्टैच्यूरी बॉडी हो, तो उपराज्यपाल के पास पावर है कि वो उनका क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या संवैधानिक निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और गठन करने की शक्ति सौंप दी है। उसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने इन शक्तियों के हस्तांतरण को रेखांकित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। यह प्रतिमंडल संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 की धारा 45D के साथ पढ़ा गया है। तो राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक एलजी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले आपको ये समझना है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहां पर जो हेड होता है, देखो एक सिस्टम है भारत के अंदर, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स। जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं। स्टेट के पास अपनी अलग पावर्स होती हैं, सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स होती हैं। सेंटर में अगर मैं बात करूं तो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट होता है, स्टेट में लॉ बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहां पर गवर्नर सुप्रीम पावर होती है और उसके बाद होते हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर और उसकी टीम या एमएलए वी कैन से। सेंटर में प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर होती है, देन प्राइम मिनिस्टर और एमपी होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे ही हमारा चलता है कहां पर, यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। जैसे स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है वो स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट्स ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर सौंप दी है कि अगर कोई भी बेसिकली कानून राष्ट्रीय राजधानी संसद द्वारा पास हो रहा है, वो किसी भी क्या नाम है यूनियन टेरिटरी के लिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, वो भी कोई भी अथॉरिटी और स्टैच्यूटरी बॉडी को एस्टेब्लिश कर सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज विजन नेक्स्ट। तो अभी जो हमारी वस्त्र मंत्रालय है उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वीजो नेक्स्ट करके एक पहल की शुरुआत की है। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने वीजो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का अनावरण किया है। और इसका अनावरण कहां पर किया गया है, किसके थ्रू ये डेवलप किया गया? इट इज डेवलप बाय निफ्ट। व्हाट इज निफ्ट? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग या टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। The launch include a bilingual web portal and the Indian specific fashion trend book परिधि 24x25। तो एक बुक भी, ट्रेंड बुक भी फैशन से रिलेटेड लॉन्च की गई है, परिधि 24x25। अच्छा, अब ये वीजो नेक्स्ट जो स्टार्ट किया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू विद द हेल्प ऑफ निफ्ट, तो इसका पर्पस क्या होगा? भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करना, उसके साथ साथ भारत की जो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री है उसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। क्लियर?
तो वीजोनेक्स्ट आपको सिंपली याद रखना, इट इज इनिशिएटेड बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज जल संचय जन भागीदारी पीएम विजन फॉर कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन। सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गुजरात के सूरत में जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत की है, जिसका मेजरली पर्पस क्या होगा? जल संचय नाम से समझ आ रहा है कि जो वाटर मैनेजमेंट है, जो वाटर कंजर्वेशन है, उसको और ज्यादा बूस्ट करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाए रखना। आप सबको पता है जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, जो स्वच्छ वाटर है, पीने के लिए वाटर है, उसकी जो अवेलेबिलिटीज हैं वो अभी कम होती जा रही हैं। तो ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके, इसके लिए इस पहल की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी पहल के थ्रू शुरुआत की है। यह पहल पूरे भारत में जन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह चल रहे जल शक्ति मिशन कैच द रेन अभियान के साथ मेल खाती है। तो ऑलरेडी हमारा जल शक्ति अभियान चल रहा है, जिसमें कैच द रेन जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है और बारिश के पानी को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो उसी के तहत इस मिशन को भी लॉन्च किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। सो सीएम एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं? सीएम एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने अभी मुंबई महाराष्ट्र में 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस लॉन्च किया है। तो सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो ई गवर्नेंस प्रोग्राम है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च किया गया 27th ई गवर्नेंस सम्मेलन के साथ। ये जो सम्मेलन है ये 3 से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसका मेजरली पर्पस या थीम या उद्देश्य क्या है? विकसित भारत सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। तो विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। उसके साथ साथ ये जॉइंट वेंचर है जिसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ इस सम्मेलन में क्या किया गया? 16 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं फॉर ई गवर्नेंस, इंक्लूडिंग जिसमें 9 स्वर्ण पदक दिए गए हैं, 6 रजत पदक दिए गए हैं और एक जूरी पुरस्कार भी दिया गया है उन सरकारों के लिए जो ई गवर्नेंस में इनिशिएटिव दिखाती हैं अपना और रिकॉग्नाइज एज अ एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस। क्लियर? तो ई गवर्नर कॉन्फ्रेंस कहां पर कंडक्ट की गई? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। और किसने इनॉग्रेट किया इसको? एकनाथ शिंदे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कौन से नंबर की है ये? 27 नंबर की। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज, ये भी एक राज्य न्यूज है। रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट हैं, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना। इनका सिंपल पर्पस क्या है? जो ग्राम है, जो विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना और जो हमारी संस्कृति और धरोहर हैं उनको क्या करना? और ज्यादा बढ़ाना। उसके साथ साथ गांवों में दूध उत्पादों को बढ़ाना, किसानों की आयों को बढ़ाना, पंचायतों को सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये सब इनके क्या होंगे? मेजरली पर्पस होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि किस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और संस्कृति आध्यात्मिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिए वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना शुरू की है। अब दोनों का अपना अपना पर्पस है। वृंदावन ग्राम योजना का पर्पस क्या है? जो गांव है उसमें दूध के उत्पाद को बढ़ाना है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम, उनकी आय को क्या करना है? और ज्यादा बढ़ाना है। और इस योजना के तहत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किया या फिर इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा? पंचायतों द्वारा और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। सेकंड, कुछ गीता भवन परियोजना के तहत गीता भवनों का निर्माण किया जाएगा जो भगवत गीता के सिद्धांतों को बढ़ावा देंगे। ये जो लॉन्च किए गए हैं 2 स्कीम्स, बेसिकली ये अहिल्याबाई होलकर की 320वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इन्हें बेसिकली मंजूरी मिली है। क्लियर? तो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना दोनों मध्य प्रदेश सरकार की हैं, जिनका पर्पस क्या है? गांवों में या तो गीता भवन बढ़ाना जहां ताकि गीता के सिद्धांतों को बढ़ाया जा सके, और उसके साथ साथ और क्या करना है?
ग्रामों में लोगों की आय को बढ़ाना है और दूध का जो उत्पादन है उसको भी बढ़ाना है। क्लियर। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। अच्छा, ब्रेल ब्रेल आप सबको पता है, ब्रेल यानी एक बीमारी होती है। तो अभी क्या हुआ है कि स्टार हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस कंपनी है, बेसिकली एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बीमा पॉलिसीज प्रदान प्रदान करती है। उसने एक नया तरह का हेल्थ केयर इंश्योरेंस लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, स्पेशल केयर गोल्ड। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है स्पेशल केयर गोल्ड क्या है, एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको किसने लॉन्च किया है, स्टार हेल्थ ने लॉन्च किया है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ये मुंबई बेस्ड है। और ये जो नया हेल्थ इंश्योरेंस है किस बीमारी को कवर करेगा, ये कवर करेगा ब्रेल जैसी बीमारियों को। और ये पहले आप भारत में अपना पहला इंश्योरेंस होगा जो ब्रेल जैसी बीमारियों को बीमा पॉलिसी के थ्रू कवर करेगा। क्लियर। सो न्यूज आपको समझ आ गई होगी। सिंपली क्या है, स्पेशल केयर गोल्ड करके एक हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है बाय स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू महाराष्ट्र में, जो किसको कवर करेगा, ब्रेल बीमा पॉलिसी है एक तरह की जो ब्रेल जैसी बीमारियों पर बीमा प्रोवाइड करेगा। तो ये जो पॉलिसीज है, ये जो नीति है, ये विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। इसे कंपनी के एमडी और सीईओ आनंद रॉय और बोलेट इंडस्ट्रीज के सह संस्थापक और अध्यक्ष श्रीकांत बोल्ला की उपस्थिति में एक समारोह में लॉन्च किया गया। क्लियर। उसके साथ साथ नीति के उद्देश्य दृष्टिहीन व्यक्ति को बीमा क्षेत्र में आय सृजन के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको भी क्या किया जा सके, इंश्योरेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके और उन्हें और ज्यादा एम्पावर किया जा सके, इसलिए ये बीमा इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन यूपीआई एटीएम एंड भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। तो यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्शन फॉर बिजनेस किसने स्टार्ट किया है, एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया। तो एक बार देख लेते हैं क्या है न्यूज। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक ने मुंबई महाराष्ट्र की ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, आप सबको पता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुंबई महाराष्ट्र का जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, जो उसके अंदर क्या किया, 2024 में 2 अभिनव डिजिटल समाज, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और भारत कनेक्शन फॉर बिजनेस लॉन्च किया है। यूपीआई एटीएम एक कार्डलेस नगद निकासी और जमा प्रणाली है जो किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करती है, जिसमें एक्सिस बैंक इस तकनीक का प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, अगर हमें एटीएम से पैसे निकालने होते हैं, एटीएम में पैसे डालने होते हैं, तो उसके लिए हमें एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो ये कार्डलेस नगद निकासी है बेसिकली और जमा प्रणाली। आप बिना कार्ड के भी क्या कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ये जो भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस है, जो एनपीसीआई के भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है, ये वित्तीय संचालक को सुव्यवस्थित करने और कार्यशील पूंजी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए B2B प्लेटफॉर्म है। ठीक है। उसके साथ साथ द प्लेटफॉर्म डिजिटलाइज द फ्लो ऑफ बेसिकली फंड्स। इससे क्या होगा, खाते में जो देय प्राप्त की सुविधा है वो बढ़ेगी, साझेदारी ऑन बोर्ड होगी। उसके साथ साथ ऑर्डर भुगतान और चालान आधारित वित्त पोषण के प्रबंधन के लिए व्यवसायिक अनुप्रयोगों को भी एकीकृत करता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, स्टार धन वृद्धि। तो नाम याद रखना है, स्टार धन वृद्धि, जो आप 333 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, जिसमें आप अपना फंड डाल सकते हैं। 333 दिन के लिए आप एफडी डिपॉजिट कर सकते हैं जिसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो 3 से 7.5% तक होगा, 3 to 7.7, हाँ 7.25%। क्लियर। सो एक बार देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का स्टार धन वृद्धि एफडी। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2024 से प्रभावी स्टार धन वृद्धि नामक एक फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू करी है और इसका टेन्योर कार्यकाल कितना होगा, इसका 333 दिन होगा। मेच्योरिटी कितने दिन की होगी इस एफडी की, 333 डेज की होगी, 333। इस योजना के तहत ग्राहक 3 करोड़ रुपए से तक जमा कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 करोड़ रुपए है एफडी के लिए, ऋण और समय से पहले निकासी के विकल्प के साथ। बैंक की एफडी ब्याज दरें अब सामान्य नागरिकों के लिए
3% से 7.25% तक हैं, जो 3 करोड़ रुपए से कम जमा पर लागू होती हैं। तो अगर आप 3 करोड़ से कम जमा करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 3% से 7.25% तक मिलेगा। उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन होंगे, वरिष्ठ नागरिकों को 6 महीने से 3 साल की अवधि के खुदरा सावधान जमा पर अतिरिक्त 50 अंक मिलते हैं, जबकि सुपर वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 65 आधार अंक मिलते हैं। तो जो नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको इसमें अलग से बेनिफिट भी मिलेगा। तो नाम याद रखना है, स्टार धन वृद्धि एफडी स्कीम। तो इससे किसे लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने, फॉर अ मैच्योरिटी ऑफ 333 days. नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है ये न्यूज भी। तो रिसेंटली IIMK, व्हाट इज IIMK? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड live an RBIH. What is RBIH? The Reserve Bank of Innovation Hub. Sign a MOU to foster innovation and research in fintech sector. तो MOU हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। किस किस के बीच में? IIMK के बीच में, उसके साथ साथ RBIH के बीच में। तो इस MOU का पर्पस क्या है? जो फिनटेक क्षेत्र है उसमें जो इनोवेशन है उसको और ज्यादा फास्ट किया जा सके और रिसर्च को बढ़ाया जा सके, इसलिए इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते ज्ञापन में फिनटेक स्टार्टअप के लिए नवाचार, अनुसंधान और समर्थन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। उसके साथ साथ जो सहयोग है वो संयुक्त ताकतों का लाभ उठाकर एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाएंगे जो स्टार्टअप का समर्थन करेगा, अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा और अंत भारत में फिनटेक की वृद्धि को भी बढ़ाएगा। क्लियर? तो ये जो MOU साइन किया गया वो IIM के लाइव के कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर आशुतोष सरकार और RBIH के फिनटेक और स्टार्टअप के प्रमुख श्री आकाश नायडू द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। ये न्यूज भी बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो भारत का UPI का लेन देन है अप्रैल से लेकर जुलाई तक वो लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का रहा है और विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को इसने पार कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू पे सिक्योर डेटा, तो पे सिक्योर डेटा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के UPI ने अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन संसाधित किए हैं। यह वर्ष दर वर्ष यानी ईयर टू ईयर ओवर ईयर 30% का इंक्रीमेंट है, 37% का इंक्रीमेंट है, जिसमें UPI प्रति सेकेंड 3729.1 लेन देन को संसाधित करता है, जो 2022 में 2348 से 58% अधिक है। तो 2022 में कितना था? ये 2348 था। 2023 में कितना है? अभी एट प्रेजेंट कितना? 3739 है, जो कितना ज्यादा है? 58% ज्यादा है। जुलाई 2024 में UPI लेन देन 20.6 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जो किसी भी महीने में अब तक का सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा जुलाई में हुआ 20.6 लाख करोड़। उसके साथ साथ यूके स्थित स्किल दूसरा सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक भुगतान विधि बन गया है, जो प्रति सेकंड 1553.8 लेन देन संसाधित करता है। और तीसरे नंबर पे है ब्राजील का बेस बेसिकली फिक्स्ड। तो फर्स्ट पे इंडिया, सेकंड पे यूके का स्क्रिल एंड थर्ड पर ब्राजील का पिक्स। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो recently PaySharp received final authorization from RBI to act as a payment aggregation which is known as PA। तो PaySharp को भुगतान एग्रीगेटर PA के रूप में कार्य करने के लिए RBI से लास्ट मंजूरी मिल गई है। तो ये चेन्नई स्थित फिनटेक स्टार्टअप है PaySharp प्राइवेट लिमिटेड, जिसको RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में बेसिकली मंजूरी दे दी है, फाइनल बेसिकली परमिशन दे दी है। तो इसे 2022 में सैद्धांतिक PA लाइसेंस प्राप्त हुआ था, जिसका सर्टिफिकेट नंबर ये है और इसे SOC2 से मान्यता रखता है। तो RBI की अंतिम PA स्वीकृति के साथ PaySharp का लक्ष्य अधिक खुदरा मूल्य विक्रेताओं तक पहुंचना है, व्यापारियों को प्रतिशत आधारित मूल्य निर्धारण के विकल्प के रूप में फ्लैट मूल्य निर्धारण प्रदान करना है। अब तक RBI ने रेजर पे, कैश फ्री और स्ट्राइप सहित 36 PA को अधिकृत किया है और अभी नेक्स्ट कौन सा बनने वाला है? PaySharp।
नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस रीब्रांड एज ज्यूरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस आफ्टर मेजर स्टेक एक्विजिशन। तो जो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप था उसने कोटक जनरल बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के 70% शेयर्स को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो अब से जो कोटक जनरल इंश्योरेंस होगा ये वो किस नाम से जाना जाएगा, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। रिबॉन्डिंग विश्वास, नवाचार, अखंडता और ग्राहक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है ये। कंपनी ने अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन भी किया है जिसमें सुरेश अग्रवाल को एमडी सीईओ तथा श्रीनिवास जीटी को अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में भी शामिल किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 3 सितंबर को कुछ प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं मार्केट से रिलेटेड। तो एक बार वो अप्रूवल देख लेते हैं। काफी टेक्निकल टर्म है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आपको याद रखना है कि इनको अप्रूवल कहाँ से मिला है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले जो राणे होल्डिंग्स लिमिटेड है उसके द्वारा राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 51% शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है। सेकेंड, एक्टिस होल्डिंग सार के 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण गैप आर्थर द्वारा ले लिया गया है। उसके साथ साथ उत्कृष्ट जो कोरवेस्टिव वेस्ट लिमिटेड है उसमें सिट्रिन इंक्लुएंजा लिमिटेड द्वारा शेयरधारिता का अधिग्रहण है। and 2452991 ओटारपीओ लिमिटेड विच इज नोन एज OTPP1 द्वारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में अतिरिक्त यूनिट होल्डिंग का अधिग्रहण कर लिया गया और इन सब की परमिशन किसने दी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज CCI। क्लियर। नेक्स्ट, वही तमिलनाडु की उभरती फिनटेक कंपनी पेशर्व को आरबीआई की मंजूरी मिल गई। अभी हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने इसे पीए के लिए क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है। तो सेम न्यूज है कि ये 3 अगस्त 2024 को हासिल किया गया था। पेशव की स्थिति को भारत के गतिशील भुगतान प्रणाली पारिस्थितिक तंत्र से सुदृढ़ करता है। तो एक फिनटेक कंपनी है पेशव, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा ये भी अभी हमने न्यूज डिस्कस की थी, रिपीट हो गई न्यूज, स्टार हेल्थ इंट्रोड्यूसिंग ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर विजुअल इंपेयर्ड। तो स्टार हेल्थ की दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल बीमा नीतियों की शुरुआत कर दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट इज कोटक जनरल इंश्योरेंस रीब्रांड एज ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, अभी हमने रिसेंटली कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योर लिमिटेड सिक्योर सेबी अप्रूवल फॉर नेरा बोरा अपॉइंटेड एज MD एंड CEO। तो बैंकिंग की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है उसको नेहा वर्मा की MD CEO के रूप में नियुक्ति के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है। तो पहले थोड़ा सा सेबी को समझो फिर इस न्यूज को समझते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी सेबी है वो हमारी कंप्लीटली शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। तो ये एक अथॉरिटी है, जैसे बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, सेम ऐसी सेबी कंट्रोल करती है हमारी शेयर मार्केट को। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ADR है, GDR है, BHDR है, इन सबको कंट्रोल पूरी तरह से कौन कर रही है, सेबी। तो सेबी ने फाइनल लीव क्या दे दिया, बेसिकली अप्रूवल दे दिया है कि जो नेहा वोरा हैं वो अगली MD एंड CEO होंगी किस बैंक, किस चीज की, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की। क्लियर, ओके। उसके साथ साथ जो नेहा वोरा है उनकी नियुक्ति भारतीय वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भी है। तो सिंपली याद रखना, नेहा वोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ CDSL बाय अप्रूविंग विद सेबी। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 4 से 5 सितंबर तक भारतीय जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्स की पहली मीटिंग कंडक्ट कराई गई है। जो सशक्त बल है भारत के उसकी पहली संयुक्त कमांडर मीटिंग कहां पर कंडक्ट की गई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कंडक्ट की गई है, जिसकी लीडरशिप किसने की है, राजनाथ सिंह ने की है। तो सम्मेलन ने सशक्त बलों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों को एक साथ लाया है। यह भारत की सैन्य बलों के समन्वय और एकीकरण में एक नए युग की शुरुआत थी। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो 2024 में AI के 100 सबसे प्रभावशाली लोग। तो बेसिकली रिपोर्ट है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन AI 2024 हैज बीन रिलीज।
ये और भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को सूचीबद्ध करता है। ये भारतीय मूल के या भारत के मजबूत संबंधों वाले नेताओं, प्रवक्ताओं, विचारकों को प्रदर्शित करता है। उसके साथ साथ दिस अंडरस्कोर इंडियाज ग्रोइंग परफॉर्मेंस इन शेपिंग द ग्लोबल एआई लैंडस्केप। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। अभी पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं पैरा ओलंपिक? पेरिस में चल रहे हैं, जहां पर ओलंपिक खत्म हुए हैं। तो कपिल परमार सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट पैरा ओलंपिक जूडो मेडल। तो भारत को पहली बार पैरा ओलंपिक में जूडो मेडल किसने सिक्योर कराया है? कपिल परमार ने सिक्योर कराया है। उन्होंने 60 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सिंपली याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल इन पैरा ओलंपिक फर्स्ट टाइम इन जूडो इज वॉन बाय कपिल परमार। कपिल परमार ने पहली बार जीता है 60 केजी कैटेगरी में। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेज। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। हम सबको पता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत बेसिकली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती पर हम हर साल 5 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टीचर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इसमें ऑनर किया जाता है टीचर्स के डेडिकेशन को, हार्ड वर्क्स को एंड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस को इनटू एजुकेशन एंड सोसाइटी। पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन की 77वीं जयंती पर मनाया गया था। उसके साथ साथ इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। तो नेशनल टीचर्स डे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2024। तो हर साल 5 सितंबर को चैरिटी की इंपॉर्टेंस को, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड प्रोमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर साल हम 5 सितंबर को और क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो ये दिन जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमेमोरेट करता है द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की मृत्यु जयंती पर ये या पुण्यतिथि पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? पहली बार ये यूनाइटेड नेशन के थ्रू 17 दिसंबर 2012 को इसका प्रस्ताव लाया गया और तभी से पहली बार 5 सितंबर 2013 को मनाया गया था। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे। तो असम टू सेलिब्रेट 20 अगस्त है सूटिया डे फ्रॉम 2025। तो असम के अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने 20 अगस्त को 2025 से आधिकारिक रूप में सूतिया दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी है। तो आगे से 20 अगस्त 2025 को बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पहला आधिकारिक सूतिया दिवस 20 अगस्त 2025 को स्वतंत्र आंदोलन के क्षेत्र में महत्वता को मान्यता देने के लिए मनाया जाएगा। तो 20 अगस्त 1942 को ही सूतिया के लोगों ने बिमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूतिया पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और पहली बार भारत में यूनियन जैक को उतारा था। तो उसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सूतिया पुलिस स्टेशन के स्थल पर 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक धरोहर स्मारक की योजना का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकग्निशन। तो फिक्की ऑनर्ड आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा विद द यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2024। तो अभी फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड का बेसिकली पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें 13 अलग अलग श्रेणियों में क्या दिए गए थे? अवार्ड्स दिए गए थे। तो बॉलीवुड के अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, जिन्हें यूथ आइकन अवार्ड 2024 एंटरटेनमेंट के लिए, और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है। उसके साथ साथ जो भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा, उनको यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर कला और संस्कृति से सम्मान किया गया है। और अमित शाह को यूथ आइकन अवार्ड 2024 इन सार्वजनिक सेवा में सम्मानित किया गया। और पत्रकार पल्लकी शर्मा को यूथ आइकन अवार्ड इन मीडिया कैटेगरी से सम्मान किया गया। उसके साथ साथ आयुष्मान खुराना ने 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था और 2023 में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत भी ने नियुक्त किया गया है। क्लियर? ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। तो एक बार हम समरी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस सेशन में कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इंडियन कोस्टल गार्ड जो साउथ कोरिया में हैगेम इनिशिएटिव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। उसके साथ साथ इंडिया और यूएई ने ऑडिट कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। 23वां लो कमीशन अपॉइंट किया गया है बाय द्रौपदी मुर्मू।
उसके अलावा हमने नेशनल न्यूज में प्रेसिडेंट डेलीगेटली पावर टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी है। वीजो नेक्स्ट वस्त्र मंत्रालय के थ्रू स्टार्ट किया गया। जल संचय जन भागीदारी पीएम मोदी के थ्रू लॉन्च किया गया वाटर मैनेजमेंट के लिए। एकनाथ शिंदे ने ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया। वृंदावन ग्राम योजना, गीता भवन परियोजना हमने पढ़ा था स्टेट न्यूज में, मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है। और स्टार हेल्थ ने ब्रेल जैसी बीमारी के लिए स्पेशल केयर गोल्ड इंश्योरेंस स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक के थ्रू। और स्टार धन वृद्धि एफडी लॉन्च की गई है बाय बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। यूपीआई भारत का सर्वश्रेष्ठ बेसिकली पहले क्वार्टर अप्रैल से जुलाई तक के लिए लेन देन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। पेशार्फ को मंजूरी मिल गई है आरबीआई से फॉर पीए। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अभी जूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। उसके साथ साथ जो सीसीआई के अप्रूवल्स थे वो पढ़े थे हमने, क्लियर। उसके साथ साथ हमने देखा था कि फर्स्ट सशक्त बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोग एआई 2024 में। पैरालंपिक जूडो पदक जीता है कपिल परमार ने। शिक्षक दिवस देखा हमने 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे देखा। 20 अगस्त 2025 से असम सरकार सूतिया दिवस के रूप में सिलेक्ट करेगी या मनाएगी। और सबसे लास्ट न्यूज हमने देखी कि फिक्की ने आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है 2024 के लिए, क्लियर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 सितंबर के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू। I hope you understand this session. Thank you.